Hello everyone. Myself Devendra Chaudhary and I welcome you ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेस उड़ीसा। तो हम पिछले क्लास में केटीजी में काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी, वो भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इट मीन्स जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनके लिए काइनेटिक एनर्जी। और वहाँ पर हमने VRMS देखा था, VRMS, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VRMS का स्क्वायर। So VRMS is root over 3RT by m, मतलब मोलर मास, और वो भी केजी में लेना है, इन केजी। और या फिर आप 3kT by m, यानी एक मॉलिक्यूल का मास, वो भी केजी में। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो RMS स्पीड इंक्रीज होगी और उससे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। एंड दिस इज RMS स्पीड। एक टर्म आपके लिए आएगी रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम बिटवीन टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के दो कोलिजन होने के बीच में टाइम टाउ लग रहा है, देन टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन पाथ या फिर मीन फ्री पाथ इज नॉन एवरेज वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। सो ये कुछ 1/√2 टाइम्स ऑफ n d² इतना आता है। आप फॉर्मूला याद कर लें, केमिस्ट्री में आप अच्छे से डिराइव करते हैं इसको, सो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एंड n इज नंबर डेंसिटी मतलब ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड d इज हियर डायमीटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बात थी। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर mkg की गैस भर रखी है और इस कंटेनर को हम वेलोसिटी v से लेके जा रहे हैं, एंड सडनली कंटेनर स्टॉप्स। Then find increase in temperature of gas. इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं गैस की, मान लो दिस इज टी इनिशियल, अगर मैं टोटल एनर्जी देखूँ गैस की, तो टोटल एनर्जी क्या है? एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ टोटल मास m इंटू v², और एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ टोटल मास m इंटू VRMS का स्क्वायर। और VRMS हम जानते हैं कितने होते हैं, 3/2 nRT बाय मोलर मास। ठीक है, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हाफ mv² प्लस 3/v यानी nRT, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हम गलत लिख चुके हैं यहाँ पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी इनिशियली, और फाइनली क्या होगा कि अब ये एनर्जी उसके पास गायब हो जाएगी। तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है,
तो फाइनली ये सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, 3/2 nr t फाइनल में, और प्लस काइनेटिक एनर्जी अब हो चुकी है इसकी 0, मतलब जो चलने की वजह से थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि t फाइनल माइनस t इनिशियल विल बी इक्वल्स टू mv² अपॉन 3nr। तो ऐसे क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन करना है सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। सो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। ये हो गया आपका वेलोसिटी और एनर्जी। अब हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो। मैक्सवेल ने एक कर्व बनाया। अब जैसे हमने कहा था कि गैस के अंदर सारे मॉलिक्यूल एक ही स्पीड के नहीं होते, उनकी स्पीड वेरी करती है, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ होगी। तो मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, डीएन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी स्पीड जो है वो v से लेके v प्लस dv के बीच में वेरी कर रही है। डीएन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड v से लेके v प्लस dv के बीच में वेरी कर रही है। तो मैक्सवेल ने एक कर्व बनाया, दिस वाज समथिंग लाइक, उसने कर्व बनाया dn अपॉन dv। dn अपॉन dv मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट स्पीड। पर यूनिट स्पीड। तो इसका उसने ग्राफ बनाया, और ये कैसा ग्राफ होता है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ शो करता है, इधर आपकी वेलोसिटी है, तो मतलब dn अपॉन dv। अगर मैं इसमें देखो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन ले लूँ, ये वाला जो आपने v पे dv का, इसकी लेंथ कितनी है dv, और इसका अगर आप एरिया देखो, इसका एरिया आपको क्या देगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा, हाइट कितनी हो जाएगी v पे, तो dn अपॉन dv वर्टिकल हाइट इंटू ब्रेड्थ हो गई इसकी dv, दिस इज इक्वल टू dn। मतलब वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी v से v प्लस dv के बीच में वेरी कर रही है, यहाँ तक v है और फिर v प्लस dv, मतलब मोस्टली इनकी वेलोसिटी कितनी है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, एरिया किसको शो करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर आप इस ग्राफ का टोटल एरिया देख लें, टोटल एरिया कैसे मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dn, सो दिस विल बी इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल एरिया क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं गैस में। तो ये ग्राफ शो करता है वो। इसमें आपको अगर निकालना है कि इस वेलोसिटी के कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड के कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप इसका एक छोटा सा सेक्शन ले लें और उसका एरिया फाइंड कर लें, ठीक है। आपको ये किलोमीटर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, सो वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 3 तरह की वेलोसिटीज डिफाइन की उसने। पहले उसने वेलोसिटी डिफाइन की वी आर एम एस हमने सबने देखी 3RT/m, ठीक है, और 3RT/m मतलब मोलर मास, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3kT/m, यहाँ पर m हो जाता है मॉलिक्यूल का मास, स्मॉल m। दूसरी उसने डिफाइन की वेलोसिटी एवरेज,
अब स्पीड एवरेज मतलब सबकी एवरेज स्पीड कितनी है, VRMS मतलब स्क्वायर करके मतलब निकाला और फिर रूट लिया, तो वो तो इतनी आती है। एवरेज कितनी होगी, एवरेज इज रूट ओवर 8 मास या फिर 8 kT बाई पाई एम मॉलिक्यूल के लिए। तो ये एवरेज स्पीड उसने बताई। उसके साथ ही एक स्पीड उसने और बताई और वो थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पहले तो हम देख लेते हैं ये कितनी होती है। तो ये होती है आपकी रूट ओवर 2 RT बाई एम या फिर रूट ओवर 2 kT बाई स्मॉल एम मॉलिक्यूल के लिए, ये एक मोल के लिए। तो क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं। इस स्पीड के मॉलिक्यूल्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट द मैक्सिमम स्पीड, बट जो मॉलिक्यूल्स आप मतलब रैंडमली अगर कोई 10 मॉलिक्यूल उठाए तो उसमें से आपको 6 मॉलिक्यूल इसी वेलोसिटी के, इसी स्पीड के मिलेंगे। अगर इनमें हम देखें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा RMS होती है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी स्पीड आती है और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल आती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम स्पीड है, बट इस स्पीड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब कोई भी रैंडम आपने पार्टिकल उठाया तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसकी स्पीड इतनी होगी, है ना। तो मतलब इस स्पीड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे। अब इस स्पीड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, तो जहाँ सबसे ज़्यादा एरिया होगा। मतलब कोई छोटा सा आप डीवी सेक्शन लोगे तो आप देखो यहाँ पर अगर आप डीवी सेक्शन लेते हैं ये वाला, तो इस स्ट्रिप का एरिया सबसे ज़्यादा है। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। RMS सबसे ज़्यादा, देखो V इधर बढ़ रहा है तो RMS यहाँ कहीं होगी, RMS के पार्टिकल कम होंगे। एवरेज यहाँ कहीं होगी, एवरेज के पार्टिकल RMS से ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा पार्टिकल होंगे मोस्ट प्रोबेबल के और उसकी स्पीड सबसे कम होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इनको भी याद रखें। और ये ग्राफ, इस ग्राफ में जो ये जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 होता है वो स्पीड होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल। अब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए बनाया हुआ ग्राफ है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड किधर बढ़ती है, V इधर बढ़ता है। तो ये जो कर्व यहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है वो आगे शिफ्ट होगा कुछ ऐसे। अब ये if this is T2 and this is T1 then T2 is greater। अब इसकी मोस्ट प्रोबेबल बढ़ चुकी है T2 के करस्पॉन्डिंग, तो ये ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया, इधर टेम्परेचर बढ़, इधर वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही है। दूसरी बात मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ गई लेकिन उसके रिगार्डिंग पार्टिकल्स अब कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n तो कांस्टेंट थे, इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, एरिया कांस्टेंट था। अब ये पहले ग्राफ था, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया, लेकिन एरिया कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है। एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा नहीं है कि इसको उतना ही ऊपर रख के फिर ऐसे ले जाए, तो एरिया बढ़ जाएगा, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाता है। ऐसे अगर T3 अगर और ज़्यादा है तो और नीचे आ जाएगा T3,
if T3 is also greater than T2 and T1। लेकिन एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए ग्राफ नीचे आ जाता है। तो ये आप याद रखें, आर ए एम यानी RMS स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर एवरेज और फिर मोस्ट प्रोबेबल। सो अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, what is degree of freedom? Then degree of freedom is total number of independent या फिर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं आप, which are must to specify the position and energy of molecule। किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन और एनर्जी दोनों बताने के लिए कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप सिंपली यूँ सोचें, जैसे मैं बात करूँ कि एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक जो है वो अपनी एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रख सकती है। तो 3 काइनेटिक एनर्जी उसके पास हो सकती है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर एवरेज, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो तीनों ये तीन तरह की एनर्जी वो पजेस कर सकता है एक मॉलिक्यूल। तो ये उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दिस इज डिनोटेड बाय एफ, और यहाँ पर एफ कितनी, 3। तीनों 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन के कारण उसके पास एनर्जी है। तो ये तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रोटेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि एक तो वो पूरा स्मूथ है, उस पर जो भी फोर्स लगेगा सेंटर से पास होगा, तो टॉर्क लगना इम्पॉसिबल है, तो उसका रोटेट करना भी इम्पॉसिबल है। तो रोटेशन की कोई एनर्जी नहीं होगी, तो उसकी यहाँ पर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम भी नहीं होगी। आपको सिर्फ 3 चीज़ें पता होगी, उसकी एक्स में वेलोसिटी, वाई में वेलोसिटी और जेड में वेलोसिटी क्या है, तो आप उसकी एनर्जी और स्टेट आराम से बता सकते हैं। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर 3। तो मोनो एटॉमिक गैस, जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं वो सारी मोनो एटॉमिक होती हैं। ठीक है, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। दूसरा, अब देखें अगर हम डाई एटॉमिक, मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, सपोज एक पार्टिकल उसमें यहाँ पर एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ पर है। अब ये जो है इसके पास 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, क्योंकि हो सकता है ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स में, वाई में चल रहा हो, जेड में चल रहा हो, घूम रहा हो ऐसे सिंपली, तो इसके पास एक 3 काइनेटिक एनर्जी तो होगी। कौन कौन सी, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर एंड हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इस फिक्स है।
पहिए घूमेगा ना, आराम से रूम के अंदर इधर से उधर ट्रैवल करेगा एक्स वाई और जेड में, तो 3 डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो तीनों वेलोसिटीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है। रोटेट कौन सी एक्सिस पे कर सकता है? तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। यहाँ पर रोटेशन चलिए यहाँ दिखा नहीं रहा है, रोटेट कर सकता है। तो इसमें एनर्जी होगी एक हाफ आई ओमेगा इन जेड का स्क्वायर। ये ओमेगा तो जेड में होगा बाहर इस एक्सिस पे। दूसरा ये इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है ऐसे, दिस इज ओमेगा इन वाई और ओमेगा इन जेड। तो हाफ आई ओमेगा इन वाई का स्क्वायर, ये भी एनर्जी हो सकती है। तीसरा इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है ऐसे, बट इस एक्सिस पे जब आप एनर्जी लिखोगे हाफ आई ओमेगा एक्स का स्क्वायर, तो ये आई एक्स जो है यहाँ पे आई वाई और आई जेड दोनों बराबर है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, बट आई एक्स लगभग 0 है ना, क्योंकि मास इस एक्सिस के बहुत नज़दीक हो जाता है ये, और मॉलिक्यूल बहुत छोटे हैं, तो ये एनर्जी वो पजेस नहीं करता, सिर्फ 2 ही रखेगा। तो यहाँ पर 3 वो हो गई और 2 ये हो गई आपकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई इसकी? 5। तो ये डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो सकते इन जनरल कंडीशन, ठीक है। तो डाई एटॉमिक 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो आपको 5 लेना है, बट अगर आपको टेम्परेचर मेंशन किया है, पहली बार डाई एटॉमिक कौन सी, तो H2 N2 O2 ये सब, मोनो एटॉमिक आ गई आपकी हीलियम क्रिप्टॉन ये सब। डाई एटॉमिक में अगर टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन है तो आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेंगे। अब उसमें रोटेशन नहीं होता इतना कि वहां पर वो एनर्जी पजेस करे। अगर टेम्परेचर 250 केल्विन, इसके बीच में क्या होगा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ज़्यादा कम भी हो जाते हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से देखना है आपको। इन जनरल 5 लेना है डाई एटॉमिक का, बट अगर टेम्परेचर मेंशन करें तो 250 से लेके 750 तक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देने 5। और अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा है, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 5000 केल्विन, दिस इज 5000 नॉट 7500, 5000 तक आप 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे, लेकिन 5000 केल्विन से ज़्यादा है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 7। अब 7 कैसे? 7 में 3 हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशन, प्लस 2 हो जाएगी रोटेशनल, प्लस 2 हो जाती है इसकी वाइब्रेशनल, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, वाइब्रेट भी करने लगता है ये मॉलिक्यूल। कैसे? ऐसे। यार ये जब वाइब्रेट करता है तो इसके पास दोनों एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर गिवन है। तो 5000 केल्विन अगर स्पेसिफाई कर दिया तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 लेनी है, अगर इन जनरल खाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही लेनी है डाई एटॉमिक की। तो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक हमने देखे। उसके बाद अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करें, मतलब 2 से ज़्यादा, तो जैसे मान लो
तो उसमें 3 तो होंगे आपके ट्रांसलेशन, और इसको आप 3 एक्सिस पे घुमा भी सकते हैं, तो 3 होंगे रोटेशनल। ठीक है, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नॉर्मल होंगे इसके। ठीक है, तो कितने होंगे इसके? 6 इन जनरल 6। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वाइब्रेशन के भी आ जाएंगे। तो पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकल से। तो वो किसी टेम्परेचर पे 6 दिखाता है, फिर उससे आगे बढ़ाते तो फिर हो सकता है 8 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, कई बार 12 भी हो जाते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना है। ठीक है, बट अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्यों पढ़ा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए पढ़ा क्योंकि हम मैक्सवेल इक्विपार्टीशन थ्योरी उसने और वो भी एनर्जी की। मैक्सवेल ने कहा कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम possess same kinetic energy and this is equal to, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो हाफ के टी, हाफ हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास। और अगर मोल्स में देखें तो हाफ एनआरटी। ठीक है, तो अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की ये सिर्फ फ्रीडम पॉसेस सेम काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कह दो, काइनेटिक एनर्जी कह दो, एक ही बात है। आपको जब भी इंटरनल एनर्जी का पूछे सिस्टम का, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। अब मान लो n डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है किसी गैस में, n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसकी इंटरनल एनर्जी U से रिप्रेजेंट की जाएगी। U विल बी n नहीं, इसको F ले लेते हैं, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F3 हो सकता है, F4 5। तो इंटरनल एनर्जी विल बी F/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, और एक मोल के लिए या फिर n मोल्स के लिए NF/2 RT। तो ये जनरल फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी का, NF/2 RT। तो मोनो एटॉमिक का कितना हो जाएगा? U विल बी 3/2 nRT। डाई एटॉमिक का 5/2 nRT। ठीक है, मोस्टली ये तो ही पूछे जाते हैं, या फिर 7/2 nRT। तो ये इंटरनल एनर्जी आगे हम थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये भी चेंज होती है। तो ये सिंपल इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट और मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन थ्योरी, इसको अच्छे से समझ लें कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद कुछ लॉज हैं, जैसे कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। तो ये सब आप एनसीईआरटी में से देख लें, या फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके कर्व्स वगैरह बनाने शुरू करेंगे। सो
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।